नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश कुमार अंबष्ठा है। मैं अभी सासाराम में हूँ, एज ए जनरल फिजिशियन मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज आप लोग के साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कोविड से रिलेटेड। अभी हम लोग एक कोविड के सेकेंड वेव, जैसे कि सभी को जानते हैं, सेकेंड वेव पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। हालांकि पहले से केसेस कंपैरेटिवली थोड़े कम हुए हैं, बट स्टिल अभी भी कोरोना के काफ़ी पेशेंट्स अभी भी आ रहे हैं। तो इस रीजन में खास करके बिहार में और रोहतास ज़िला और इस अराउंड, जहाँ की रिसोर्सेज बहुत नहीं है, जो एक लो इनकम ग्रुप के लोग मैक्सिमम यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों के लिए खास करके मैं ये वीडियो थोड़ा बनाना चाहता हूँ और कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते पहले, कोरोना आखिरकार है क्या? ये सभी जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है। स्टार्टिंग जब होती है तो नॉर्मली बुखार के साथ, खांसी के साथ, गला दर्द, हल्का छाती में भारीपन और इस तरह से शुरुआत होती है नॉर्मली। कभी कभी बुखार इसमें लो भी हो सकता है, कभी कभी हाई ग्रेड फीवर भी आता है। ये जनरली स्टार्टिंग होती है जब आप किसी के कांटेक्ट में आते हो। बट अभी इतने पैंडेमिक सिचुएशन में ये बताना मुश्किल है बहुत कि आप एक्चुअली किसी कांटेक्ट में आए हो कि नहीं आए हो, ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको फीवर आ रहा है तो सबसे पहले आपको डाउट यही रखना है इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पे कि कोविड होने का चांसेस आपका सबसे ज़्यादा है। तो अगर फीवर स्टार्ट होता है तो अपने आप को मान लें कि कोविड है, जब तक कि ये प्रूफ नहीं हो जाए कि आपको कोई और बीमारी है या आपने कोविड का टेस्ट करा लिया या बाकी और रिपोर्ट्स हो गए। जब डिस्प्रूव हो जाए कि हाँ ये चीज़ कोविड नहीं है, तब तक अपने आप को मान के चलें कि आपको कोविड हुआ है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि ये एक फैलने वाली बीमारी है। अगर आपको कोविड है, आपको पता नहीं है, तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स या जो क्लोज नेबर्स हैं उन लोग को होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आपको ज़रूरी है कि आपको जैसे ही फीवर आया तो आप अपने को आपको आइसोलेट कर लें, अलग कर लें, बाकी लोग के संपर्क में नहीं आए। और एक बार आपका प्रूफ हो गया कि हाँ कुछ और वजह से फीवर आ रही है, आपको मलेरिया है या टाइफाइड है या कोई और फीवर है, तो देन आप नॉर्मल रूटीन पे जा सकते हैं। तो जब भी आपको फीवर होता है, स्टार्टिंग होता है, तो प्लीज़ अभी के टाइम में बेटर है कि आप कोविड का टेस्ट करा लें और किसी डॉक्टर के संपर्क में चले जाएँ, वो सबसे बेटर होता है। मैं बहुत डिटेल्स में इस पर नहीं जाऊँगा। मैं एक कोविड का एक टाइमलाइन के बारे में बता देता हूँ कि कोविड कैसे प्रोग्रेस करता है। लोग बहुत अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में खास करके ऐसा हो रहा है कि लोग पहुंच भी नहीं पा रहे हैं किसी डॉक्टर से मिलने के लिए। तो उनके लिए जानना जरूरी है कि क्या एक्चुअली देखना है आपको, कि क्या आपको ऑब्जर्व करना है, कि क्या आपके साथ हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है या टेस्ट ज़रूरी है, कब, ऐसा इंपॉर्टेंट। तो एक टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए कि हाँ कोरोना कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है। तो होता क्या है, इनिशियली जैसे मैंने बताया, बुखार, सर्दी, खांसी, इस तरह से जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है इसी तरह से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद इसमें बहुत लोग का टेस्ट चला जाता है और स्मेल चला जाता है, जो काफ़ी पिक्यूलियर है इस डिजीज़ को लेके। तो अगर आपका टेस्ट या स्मेल चला गया है, स्मेल चला जाना मतलब आपको एक नॉर्मल अगरबत्ती का तक का भी सुगंध नहीं आएगा, इस तरह से स्मेल चला जाता है। तो अगर आपको ऐसा है तो ऑलमोस्ट आप कन्फर्म्ड हो कि कोरोना आपको है, कोविड है, ये एक ऑलमोस्ट कन्फर्मेटरी है। तो ये नेक्स्ट फेज यही होता है कि आपका टेस्ट है स्मेल, ये नॉर्मली 4th-5th डे पे स्टार्ट हो जाता है ऐसा होना, जो कि 50-70% केसेस में दिखता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी का टेस्ट टेस्ट मिल जाएगा, बट 50-70% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। 5th डे से आपका मेन जो टाइम होता है, ये प्रॉब्लमेटिक फेज शुरू होता है, जो 5th डे से स्टार्ट होता है। इसके बाद आपको थोड़ा सा मैं और डिटेल पैथोफिजियोलॉजी इसको बोलते हैं कि कैसे वायरस एक्चुअली बॉडी पे रिएक्ट करता है, मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट फेज जो होता है वो वायरल रिप्लिकेशन फेज होता है। मतलब वायरस आपके बॉडी में गई और वायरस ने आपके लंग्स में और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे जाके इफेक्ट किया। जैसे लैट्रिन होना, गट पे भी, इवन जो लैट्रिन का आपका रास्ता है उस पर भी इफेक्ट करता है। वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, वायरस जो है वो बढ़ता है बॉडी में धीरे धीरे। वो पहला वायरल रिप्लिकेशन फेज है। उसके बाद बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है। हमारी जो बॉडी है किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है, इसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी है फाइट करती है, उसकी वजह से बॉडी में फिर बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। और थर्ड जो इफेक्ट होता है वायरस का, ये जो हमारे ब्लड के जो सिराएँ होती हैं, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उसमें क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें थक्का जमना शुरू हो जाता है। खास करके जो हमारा फेफड़ा है, जो हमारे लंग्स हैं, उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, सिराएँ, उसमें क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग वेस्कुलाइटिस बोलते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स में डैमेज करना। तो ये 3 चीज़ें हैं। वायरस खुद एक प्रॉब्लम करती है, बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी करती है, और थर्ड क्लॉटिंग। तो उसके हिसाब से ही इसका टाइमलाइन होता है। तो ये जो 5th डे 6th डे से ये प्रॉब्लम जो होती है, इस समय बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो उससे फाइट करती है। बट जब आपकी बॉडी फाइट करती है तो वो बहुत सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट भी करती है।
इस समय आपको सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट हो सकता है, या खांसी बढ़ सकती है, या फीवर हाई ग्रेड में हो सकता है। ये सब चीज़ें डेंजरस साइन है कि आपकी जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस करी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी खासी काम कर गई, वायरस को उन्होंने सबसाइड कर लिया, तो माइल्ड और सिम्टोमेटिक होके, मतलब हल्का बुखार होके और हल्का बॉडी एक होके वो ठीक हो जाता है। बट 20%, 15 to 20% केसेस में ये माइल्ड से मॉडरेट में जाता है, जिसमें प्रॉब्लम्स थोड़ा बढ़ने लगता है। प्रॉब्लम्स मतलब सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लगती है। आप थोड़ा चलेंगे तो सांस लेने में तकलीफ शुरू होगी। और इसी का कोरोबोरेटिव, इसी का जो आप देखोगे ऑक्सीमीटर जो आता है, पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, उसमें आप ऑक्सीजन वगैरह चेक कर सकते हैं। ये आपका ये मशीन, इसे पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, जो मैं बता रहा था कि सांस फूलने लगती है। इस समय आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बॉडी में डाउन होने लगता है। ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मली 94 के ऊपर होना चाहिए, बट अगर आपका लेवल जो है 94 के नीचे आने लगे, 92, 90, ये जैसे कि ये मैं आपको, अगर आप देख सकते हो तो मैं दिखाता हूँ। इसमें पल्स ऑक्सीमीटर में 2 रीडिंग्स बताता है। एक रीडिंग होती है जो ऑक्सीजन की रीडिंग होती है, और दूसरा जो होता है वो पल्स, आपका हार्ट रेट का रीडिंग होता है, पल्स रेट का रीडिंग होता है। तो ये रीडिंग आपको मेनली देखनी है जो कि ऑक्सीजन का है। तो ये मेरे इसमें 98 दिखा रहा है। नॉर्मली ये 94 से 100 के बीच में होना चाहिए, बट जब आपका ऑक्सीजन लेवल 90 to 90 इस रेंज में आने लगा, दैट मीन्स कि आपका डिजीज़ प्रोग्रेस किया है। ये समय होता है जब आपको मिस नहीं करना है, आपको ज़रूरी है डॉक्टर्स के पास ज़रूरी से ज़रूरी जाना। अब कुछ केस में ये चीज़ें और प्रोग्रेस होती है, सांस लेने में और तकलीफ़ होने लगती है, खांसी बढ़ जाती है, छाती में दर्द होने लगता है, ये सब चीज़ें, और मतलब आपका जो डिजीज़ है वो मॉडरेट से सीवियर में जाने लगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ऑक्सीमीटर। आपको ऑक्सीमीटर, जिनको भी कोविड हो रहा है वो प्लीज़ ऑक्सीमीटर अगर कहीं से अरेंज कर सकें तो बेस्ट होगा। अब मैं बात करता हूँ टेस्टिंग्स की, कि क्या क्या ब्लड टेस्ट कराने हैं, क्या क्या ब्लड टेस्ट होना चाहिए। खास करके गांव में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, मैं उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो बता रहा हूँ, जो बहुत लोग पास के मेडिकल शॉप से जाके दवाई ले रहे हैं, या जो नॉर्मल वहाँ के प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे दवाई ले रहे हैं, जो बहुत इस कोरोना से बहुत उनकी जानकारी नहीं है। तो उनके केस में मैं खास करके उन लोगों को केंद्रित करके बताना चाहता हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या टेस्ट करना है, क्या जानना है। सबसे जो सिंपल टेस्ट होता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये आपको फीवर स्टार्ट होने के मे बी 3 डेज़ 5 डेज़ के भीतर ज़रूर एक बार करा ले। CBC, CRP बोलते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन बेसिकली आपके इन्फेक्शन का कितना सीवियरिटी है, कितना ज़्यादा है, वो आपको बताता है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन आपको टेस्ट करना है। थर्ड टेस्ट होता है डी डाइमर। डी डाइमर एक अगेन इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि बताता है कि आपके बॉडी में क्लॉटिंग, जो मैं बता रहा था, वो कितना सीवियर क्लॉटिंग है, ये आपको दवाई उसके लिए स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी, वो डी डाइमर के लेवल पे पता चलता है। हालांकि डी डाइमर सभी जगह उपलब्ध नहीं है। आई नो कि खास करके इस जगह पे जहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो मे भी अगर आप डी डाइमर ना भी करा पाएँ तो कोई बात नहीं, बट CBC और CRP का लेवल आपका होना चाहिए। एक बार आपको शुगर चेक करा लेना चाहिए, अगर आप शुगर के मरीज हैं तो भी, और अगर आप शुगर के मरीज नहीं है तो भी आप एक एटलीस्ट रैंडम शुगर ज़रूर करा लें, क्योंकि ट्रीटमेंट जो इसका होता है कोरोना का, उसमें शुगर्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत लोगों का शुगर बढ़ जाता है। तो खास करके अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर आपका कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट में CBC CRP ये आपका बहुत ज़रूरी है चेक करना, और डी डाइमर चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है जो नॉर्मली इस दौरान ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो सिंपल विटामिन C, विटामिन D, हाइड्रेशन मेंटेन करना, लिवोसिट्रिजिन वगैरह टैबलेट खाना, फीवर के लिए पैरासीटामोल खाना, ये इनफ है। या आप चाहो तो एक एंटीबायोटिक, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि इसका भी कोई खास प्रूवन रोल नहीं है, बट स्टार्ट किया जा सकता है। इवन आइवरमेक्टिन भी, मतलब आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हालांकि गाइडलाइंस पर भी बहुत उसमें कंट्रोवर्सी है, बट आप स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत है। आपका जब डिजीज़ 6 डे 7th डे में आ रहा है और आपका ऑक्सीजन कम होने की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है आपको देखना। इस समय आपको स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ती है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ, स्टेरॉइड का रोल भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। स्टेरॉइड का रोल बहुत इसमें स्पेसिफिक है, किस टाइम पे देना है, किस डोजेज में देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप बहुत सारे न्यूज़ में देख रहे हो ब्लैक फंगस, येलो फंगस एंड ऑल दैट थिंग, और बेसिकली स्टेरॉइड के ओवर यूज से और डायबिटिक पेशेंट्स में ये सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है।
कि ये सब चीज़ें प्रीडिस्पोज करती हैं। तो स्टेरॉइड का जो स्टार्टिंग है, प्लीज़ आप फर्स्ट फेज में कभी भी स्टेरॉइड नहीं दें। मतलब विद इन 5 डेज 6 डेज जब आपको डिजीज़ वायरल एप्लीकेशन फेज में है तो स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, उसमें स्टेरॉइड नहीं प्रेस्क्राइब करना है आपको। अगर स्टेरॉइड तभी प्रेस्क्राइब करना है जब आपका CRP लेवल बहुत हाई जा रहा है, या आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या मतलब क्लिनिकली आप डिटोरेट कर रहे हो, ख़राब हो रहे हो अगर, तो ही स्टेरॉइड का रोल होता है। और स्टेरॉइड को भी मॉडरेट केसेस में जिसमें माइल्ड इन एलिवेशन है, जिसमें ऑक्सीजन जस्ट मेंटेन कर रहा है, तो एज जितना लो स्टेरॉइड यूज कर सकें वो करना चाहिए। आइदर डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये दोनों मेनली यूज किया जाता है। बट जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर ड्रग की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बाकी प्रेडनिसोलोन या बाकी ग्रुप भी आप दे सकते हो। बट सोलोमेड्रोल जो हम लोग मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन प्रिफर्ड स्टेरॉइड है, जो कि लोएस्ट डोज पॉसिबल में स्टार्ट करना चाहिए। अगर सीवियर है तो मे बी आप स्टेरॉइड का डोज बढ़ा सकते हो। उसके बाद बहुत सारी दवाएं हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक्स हैं जो आपको कवर करने के लिए, बाकी सेकेंडरी इन्फेक्शन और कुछ नहीं हो उसके लिए एक एंटीबायोटिक आपको चाहिए। अब बाकी सारी दवाएं जो हैं, जैसे रेमडेसिविर है या आपका टोसिलीजुमैब है, या बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं, एदालीमुमैब, बहुत सारे ड्रग्स यूज हो रहे हैं, बट उसका रोल बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसके पीछे बहुत भाग दौड़ करने से भी फ़ायदा नहीं होना है। खास करके रेमडेसिविर के बारे में बता दूं, रेमडेसिविर बहुत ही जगह उसके बीच में मीडिया में हर जगह कि रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है, रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है। बट रेमडेसिविर जितने भी ट्रायल्स हुए हैं अभी तक, रेमडेसिविर ने बहुत कोई खास सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं दिखाया है। हालांकि मॉडरेट केसेस में यूज करने में कोई बुराई नहीं है, बट इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि रेमडेसिविर नहीं मिल रहा। मेन ट्रीटमेंट सपोर्टिव है और स्टेरॉइड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको 5th डे से जो 12th डे का ये पीरियड है, इस पीरियड में अपने आप को थोड़ा ध्यान देना है, ऑक्सीजन वगैरह हमेशा चेक करते रहना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। CRP रिपीट जो मैं बता रहा था टेस्टिंग, CRP और डी डाइमर आपको कराना है। CRP और डी डाइमर फिर से रिपीट करना है 6 या 7th डे पे कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर CRP आपका ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, तो आपको ये 48 to 72 आवर्स में आपको बार बार ये रिपीट करना होगा, जब तक कि उसका लेवल्स एक नॉर्मल लेवल पे नहीं आ जाए या डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, मतलब नीचे के ट्रेंड में नहीं चले जाए। डी डाइमर कंपैरेटिवली कॉस्टली टेस्ट है, तो अगर डी डाइमर करा सकते हैं, अगर इकोनॉमिकली अवेलेबल, तो डेफिनेटली डी डाइमर कराना चाहिए और डी डाइमर का लेवल देखना चाहिए। डी डाइमर से जुड़ा हुआ एक और ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, एंटीकोगुलेंट, मतलब कि जो कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है उसके लिए ब्लड थिनर की आपको बहुत ज़रूरत है। तो उसमें आइदर इंजेक्शन में लें, सबसे बेहतर है इनॉक्सापेरिन इंजेक्शन या हेपारिन का इंजेक्शन आता है वो ले सकते हैं, नहीं तो बाकी जो टैबलेट्स में ब्लड थिनर आते हैं उसको लिया जा सकता है। बट प्रिफरेबल है कि आप इंजेक्टेबल अगर ले, उसके लिए एडमिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन अगर कम है तो ऑक्सीजन आपको अरेंज करना जरूरी है। तो मॉडरेट केसेस में बेटर है कि आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि अब तो बेड की सिचुएशन कंपैरेटिवली बेटर है। तो बेटर है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, वहाँ पे केयर आपकी बेटर होगी, ऑक्सीजन बेटर तरीके से दिया जा सकेगा, ये सब ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है जो दी जा सकेगी। क्योंकि स्टेरॉइड अगर आप देंगे या एंटीकोगुलेशन देंगे, जो मैं बता रहा हूँ हेपारिन वगैरह, इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है, इसके लिए आपको मॉनिटरिंग की सख्त ज़रूरत है। आप स्टेरॉइड देंगे तो शुगर बहुत हाई लेवल्स पे आता है, उसके लिए इंसुलिन या टैबलेट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। एंटीकोगुलेशन में देखना पड़ेगा कि आपको कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें बेटर है एक हॉस्पिटल में एडमिट होकर करना ज़्यादा बेटर है। बट अगर पॉसिबल नहीं है, आप बहुत रिमोट लोकेशन पे हैं, कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आसपास नहीं है, या मनी एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, तो आप घर पे ये सब चीज़ें प्रैक्टिस आप ये कर सकते हैं। मैं अभी इतना ही बोल के मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत है। मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में आपको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस और वैक्सीनेशंस के बारे में डेफिनेटली बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ कमेंट हो तो डेफिनेटली करें।